स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी NCERT की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की बुक साइंस को। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस की पुस्तक के चैप्टर 2 को। तो फ्रेंड्स, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि पोषक किसे कहते हैं। तो पोषण प्रदान करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे हम लोग पोषक कहते हैं। आप लोग अक्सर अपने मम्मी पापा से डांट खाते होंगे जब आप फास्ट फूड खाने की जिद करते हैं। तो आपको पता है आपको फास्ट फूड खाने से मना क्यों किया जाता है? क्योंकि जो फास्ट फूड होता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में पोषक उपस्थित होता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसमें पोषक होता ही नहीं है। इसीलिए आपको मम्मी पापा मना करते हैं कि आप बाहर की चीज़ों को और फिर फास्ट फूड को मत खाओ, और आपको ऐसी चीज़ों को खाने के लिए कहा जाता है जो कि स्वास्थ्यवर्धक हो। स्वास्थ्यवर्धक कहने का मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि वैसी चीज़ें जिससे कि हमें पोषण मिले, यानी कि पोषक युक्त भोजन हमें खाना चाहिए। और अगर हम बात करें कि पोषण किसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जब जीव अपने शरीर की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो उसे पोषण कहते हैं। यानी कि जब हम पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको पोषक और पोषण के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और आपको भूलना नहीं है कि पोषक और पोषण में क्या अंतर है। सिंपल सा अगर कोई हमसे पूछे कि पोषक क्या होता है तो वो सभी चीज़ें जिनसे कि हमें पोषण प्राप्त होता है उसे हम लोग पोषक कहते हैं। और जब जीव अपने शरीर की आवश्यकता के लिए पोषक तत्व अपने भोजन में ग्रहण करता है तो उसे पोषण कहते हैं। उम्मीद है आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि पोषकों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। यानी कि पोषक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है और खनिज लवण होता है। ये सब किस श्रेणी में आते हैं? तो पोषक की श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पोषक तो ग्रहण करते ही हैं, लेकिन जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारे शरीर में भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होता है। यानी कि आप जब भी भोजन करते हो तो हमारे भोजन में रुक्षांश भी शामिल होता है और हमें जल की भी आवश्यकता होती है। यानी कि हमें बस ये नहीं सोचना है कि हमारे शरीर के लिए बस पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसके अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। अब वो आवश्यकता क्यों होती है वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि हमें भोजन में पोषक तत्व तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही हमें रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश को इंग्लिश में रफेज कहते हैं, और अगर आपको इसका परिभाषा जानना है तो अभी वीडियो में आगे बने रहिए, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ही कई प्रकार का होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट कोई एक नहीं होता, उसमें बहुत सारे उसके घटक होते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। और हमारे भोजन में जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कौन सा होता है? मंड होता है और शर्करा होता है। यानी कि मंड और शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है वो हमारे भोजन में मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है भोजन के माध्यम से, वो कौन कौन सी है? तो वो मंड है और शर्करा है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब ये सोच रहे होंगे ना कि आखिर हम पता कैसे करें कि हमारे भोजन में कौन सा पोषक तत्व है। यानी कि जब हम खा रहे हैं चावल तो हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि चावल में कौन सा पोषक तत्व है, रोटी में कौन सा पोषक तत्व है। तो देखिए, इसके लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं और उन परीक्षणों को करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे भोजन में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। अब अगर हम परीक्षण करने वाले हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता भी होगी, तो हम वो सब देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हमें परीक्षण करना है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। यानी कि किन किन पोषक तत्वों की परीक्षण करना हमारे लिए सबसे आसान है? तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। उसके अलावा अगर हम खनिज लवण इत्यादि का करना चाहते हैं परीक्षण तो वो थोड़ा
टफ़ है। तो क्यों ना हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जान लें कि इनका परीक्षण कैसे किया जाता है, ताकि जब हम इस चीज़ को पढ़ लें तो हम घर पे भी करके देख सकते हैं ना कि कौन सा खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। अब देखिए, चूँकि हम परीक्षण करने वाले हैं तो परीक्षण करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता तो होगी ही। तो देखिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी हमें आवश्यकता होने वाली है। सबसे पहले तो हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की आवश्यकता होगी, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना हम परीक्षण नहीं कर सकते। साथ ही हमें कुछ परख नली चाहिए होगी। परख नली इसलिए ताकि हम उसमें खाद्य पदार्थों को रख सकें, और ड्रॉपर इसलिए कि ड्रॉपर की मदद से हमने जो ये ऊपर ये तीनों देखा है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, इसके विलयन को उसमें मिला सके, यानी कि खाद्य पदार्थ में मिला सके। अब उसके बाद क्या करना है वो हम आगे जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने तो जान लिया कि हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सोच रहे होंगे ना कि हम आखिर इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, यानी कि हम लाएंगे कहाँ से। तो देखिए, अगर आपको आयोडीन का तनु विलयन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जल से आधी भरी एक परख नली लेनी होगी और उसमें आपको कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिलानी होगी। यानी कि जब आप जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देंगे तो आपको जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो क्या होगा, आयोडीन होगा, और हमें यही तो चाहिए था। वहीं अगर आपको कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार करना है तो उसके लिए आपको 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलना होगा, और जब आप घोल लेंगे तो आपको कौन सा विलयन मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट विलयन मिल जाएगा। और अगर हमें कॉस्टिक सोडा विलयन तैयार करना है तो उसके लिए हमें 100 ml जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलना होगा, तो हमें कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हम आयोडीन का तनु विलयन कैसे तैयार करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे तैयार करेंगे और कॉस्टिक सोडा का विलयन कैसे तैयार करेंगे। अब हमने क्या क्या देख लिया कि परीक्षण के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। साथ ही हमने ये भी जान लिया कि हमारे जो टेस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी सॉल्यूशन है वो हम कैसे तैयार करेंगे। अब देख लीजिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें जानना है फ्रेंड्स, हम लोग जो ये परीक्षण करेंगे वो किस चीज़ पे करेंगे। तो देखिए, पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पे करेंगे। पका हुआ भोजन जैसे कि चावल हो गया, कच्ची सामग्री जैसे कि आलू, टमाटर, प्याज, ये सब हो गया। तो हम इन चीज़ों पे परीक्षण करेंगे और जानेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंड का परीक्षण हम कैसे करेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये जो मंड है वो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, आलू लेंगे, और जब आलू लेंगे तो उसको आप पीसेज में कट कर लीजिएगा, और जब आप एक स्लाइस को रखेंगे और उस पर तनु विलयन डालेंगे आयोडीन का, तो आप क्या पाओगे कि जो आलू का कलर है वो या तो नीला हो गया है या काला हो गया है। और जब आलू का कलर नीला या काला हो जाता है तो ये बताता है कि इसमें मंड कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यानी कि जब आपने आलू पर तनु आयोडीन विलयन डाला तो उसका जो कलर बदल गया। ऐसे तो वो सफ़ेद होता है, लेकिन जब हम आयोडीन विलयन उस पर डालेंगे कटे हुए आलू के स्लाइस पे, तो उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, या तो नीला हो जाएगा या तो काला हो जाएगा। और ये जो कलर होता है फ्रेंड्स, ये दर्शाता है कि उस चीज़ में मंड की उपस्थिति है। यानी कि अब आप इसी तरीके से कोई और भी खाद्य पदार्थ ले सकते हो और उस पर ये तनु आयोडीन का विलयन डालेंगे। अगर उसका कलर नीला या काला हो जाए तो आप समझिएगा कि उसमें क्या उपस्थित है, मंड कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए, खाद्य पदार्थ का चूर्ण आप लीजिएगा और उसका एक घोल तैयार कर लीजिएगा, और जब आप घोल तैयार कर लेंगे तो आप क्या करना, उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा विलयन का डाल दीजिएगा। और जब आप इस चीज़ को उसमें डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो खाद्य पदार्थ है उसका रंग बैंगनी हो गया है। और जब किसी भी खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाए तो वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। यानी कि आप मान लिया कि आपने दाल का पाउडर बना लिया और उसका जब आपने घोल तैयार किया और परख नली में डाला और ड्रॉपर की सहायता से जब आपने उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा विलयन डाला, तो आपने पाया कि जो खाद्य पदार्थ था, यानी कि जो दाल का घोल था जो हमने बनाया था, तो आप क्या देखोगे कि उसका जो कलर है वो बैंगनी हो गया है। और जब आप पाओगे कि दाल के पाउडर का कलर बैंगनी हो गया है तो ये क्या बता रहा है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन मौजूद है। यानी कि इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दाल का एग्जांपल दिया, आप कोई भी और खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, उसका घोल तैयार कर सकते हैं और उसमें जब आप ये विलयन डालेंगे और अगर उसका कलर
बैंगनी हो जाए तो आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सी पोषक उपस्थित है, तो वो प्रोटीन उपस्थित है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हमें वसा का परीक्षण करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी खाद्य पदार्थ का अल्प मात्रा ले लेंगे और उसे कागज़ में लपेट देंगे और कागज़ में लपेटने के बाद उसे कूटेंगे। आप ये ध्यान रखें कि उसे कूटने के समय कागज़ फट ना जाए, तो आप इतना ध्यान रख के उसे कूटिएगा। और जब आप कागज़ को सीधा कीजिएगा उसको कूटने के बाद, तो आप अगर उसमें तेल का धब्बा पाते हैं तो आप क्या समझिएगा कि उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। यानी कि अगर कागज़ पर तेल का धब्बा लग जाता है तो आप क्या समझेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। मान लिया आपने बादाम लिया, आप कागज़ पे रखे उसको और आपने उसे कूटा, लेकिन आप ध्यान रखें कि कागज़ फटे नहीं। और जब आपने कूट लिया उसके बाद आप कागज़ को सीधा करेंगे तो आप क्या देखोगे कि उसमें तेल के जैसा कुछ धब्बा लगा है। और अगर उसमें तेल जैसा कुछ धब्बा लगा है तो आप क्या समझेंगे कि उसमें क्या उपस्थित है, वसा उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर किसी भी खाद्य पदार्थ का रंग तनु विलयन आयोडीन का डालने पर काला या नीला हो जाता है तो उसमें मंड की उपस्थिति होती है। और अगर हम किसी भी खाद्य पदार्थ के चूर्ण के घोल में अगर हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालते हैं और उसका कलर अगर बैंगनी हो जाता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। उसी तरीके से हमने वसा के लिए भी देख लिया, अगर हम किसी भी खाद्य पदार्थ को कागज़ में लपेट कर कूटते हैं और उसकी सीधा करने पर उसमें तेल के धब्बे लगे होते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उसमें वसा उपस्थित है। तो इस तरीके से हमने परीक्षणों को देख लिया। तो आपको ये परीक्षण याद रखना है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी भी खाद्य पदार्थ को पता करना चाहें कि प्रोटीन उसमें है या नहीं तो हम उसमें कौन सा विलयन डालेंगे, और अगर विलयन डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा। तो ये परीक्षण आपको हमेशा याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के पोषक होते हैं जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, वो हमारे शरीर के लिए कैसे यूज़फुल होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के लिए कैसे लाभदायक होते हैं। तो देखिए, अगर हम वसा और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन हमें क्या प्रदान करने वाले भोजन होते हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन होते हैं। और अगर हम बात करें इनके स्रोत की, यानी कि वैसे भोजन जिनसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी, तो चावल, बाजरा, आलू, मक्का, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और अगर हम वसा की बात करें कि वसा किन किन चीज़ों से प्राप्त होगा, तो देखिए, जो वसा के स्रोत है वो मूंगफली, तिल, मछली, अंडा, मांस आदि हैं। इन सब चीज़ों से हमें वसा की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, और वो ये कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करवाती है शरीर को। यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही समान मात्रा में अपने शरीर में लेते हैं तो कौन सा पोषक होगा जो कि हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा, तो वो होगा वसा। यानी कि आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा देती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको पता होना चाहिए, इससे आपका एक प्रश्न भी बन सकता है एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि प्रोटीन युक्त भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। जो भी प्रोटीन युक्त भोजन होते हैं उसे हम लोग शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हम प्रोटीन लेते हैं हमारे शरीर में तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और अच्छी वृद्धि होती है। और अगर हम प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो देखिए, चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, पनीर, तुअर दाल, इन सब चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के सेवन से हमारे शरीर को प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो ये जो विटामिन होता है ये हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। यानी कि रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, तो विटामिन करता है। हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। यानी कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से तो बचाता ही है, साथ ही ये आँख, अस्थियों यानी कि हड्डियों, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायक होता है। और ये जो विटामिन होता है फ्रेंड्स, वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, आपने और भी पढ़ रखा है विटामिन सी, विटामिन डी। यानी कि विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना है कि जो विटामिनों का एक समूह होता है उसे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इससे एक आपका सवाल बन सकता है कि विटामिनों के एक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अब हम एक बात ये जान लेते हैं कि जो हमारे शरीर में
विटामिन की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि किसी एक विटामिन की आवश्यकता होगी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो विटामिन होते हैं वो बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी। तो ऐसा नहीं कि हमारे शरीर को बस विटामिन ए की ज़रूरत है, किसी के शरीर को बस विटामिन सी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि कौन सा विटामिन किन चीज़ों के लिए सहायक होता है। तो देखिए, जो विटामिन ए होता है फ्रेंड्स, वो त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी होता है वो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और जो विटामिन डी होता है वो अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आगे आपको एक टेबल मैं बताऊंगी जो आपको याद रखना होगा। उसमें हम बताएंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, यानी कि जितने भी विटामिन मिनरल होते हैं उनका हमारे शरीर में क्या ज़रूरत होता है और वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो उसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहें, आपको आगे पता चलेगा। फ़िलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट बात जानते हैं कि जो हमारा शरीर होता है वो भी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी बनाता है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन से विटामिन का निर्माण करता है? विटामिन डी। और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो ये तो आपको हर हाल में याद रखना ही है और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। और अगर नहीं पता है तो आप इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि हमारा जो शरीर होता है वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम खनिज लवण की बात करें तो देखिए, जो खनिज लवण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आयोडीन होता है, फॉस्फोरस होता है, लोहा होता है, कैल्शियम होता है। यहाँ पे हम उस लोहे की बात नहीं कर रहे जो लोहार जिससे कि दरवाज़ा वगैरह बनाता है, ये वो लोहा नहीं है। ये एक खनिज लवण है जो कि हमारे शरीर को आवश्यक है और इसकी भी जो आवश्यकता होती है वो अल्प मात्रा में होती है। यानी कि खनिज लवण की जो आवश्यकता होती है फ्रेंड्स वो अल्प मात्रा में होती है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना होता है, लेकिन अल्प मात्रा में ये ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। और ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? ये उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर का उचित विकास हो सके और हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, तो हमें खनिज लवण का उपभोग करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन से खनिज लवण किन खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। तो देखिए, आयोडीन होता है वो पालक, अदरक में पाया जाता है और हम लोग तो जानते हैं, हम लोग नमक जो खाते हैं। और वहीं अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो देखिए, दूध, केला, हरी मिर्च में फॉस्फोरस उपस्थित होता है। और जो लोहा होता है वो पालक, यकृत, सेब में भी उपस्थित होता है। और जो कैल्शियम है वो दूध और अंडा से हमें प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो बताया है आपको, आयोडीन में पालक लिखा है, तो पालक आयोडीन में भी लिखा है और लोहा में भी लिखा है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें एक से अधिक पोषक पाए जाते हैं, यानी कि अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। बस अंतर ये होता है कि किसी किसी में किसी एक पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि आयोडीन जो होता है वो पालक में भी पाया जाता है और लोहा जो होता है वो भी पालक में पाया जाता है। तो पालक में आयोडीन, लोहा पाया तो जाता ही है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन किसी एक तत्व की मात्रा जो होती है, एक पोषक की जो मात्रा होती है, इसमें अधिक होती है। जैसे कि पालक में लोहा की मात्रा अधिक होती है। वहीं अगर हम दूध की बात करें तो हमने फॉस्फोरस और कैल्शियम देखा। तो उसी तरीके से जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं तो उसमें एक से अधिक पोषक पाए जाते हैं। बस कोई एक पोषक तत्व ऐसा होता है जिसकी मात्रा उसमें अधिक होती है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप चावल को ले सकते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कि जिस पोषक की मात्रा उसमें अधिक होती है हम उसी आधार पे उसको कह देते हैं कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो इस पोषक का स्रोत है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, हम लोगों ने रुक्षांश के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे जान लेते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों, यानी कि जिसे हम रुक्षांश कहते हैं, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे शरीर में भोजन के आवश्यकता तो होती है क्योंकि हमें उससे पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन साथ ही साथ हमें रुक्षांश की और जल की भी आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। तो अब हम विस्तार से जान लेते हैं कि ये जो रुक्षांश होता है, यानी कि जिसको हम लोग रफेज भी कहते हैं, वो क्यों आवश्यक होता है और ये प्राप्त कहाँ से होता है। तो देखिए, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। फ्रेंड्स, हम लोग जो पादप उत्पाद खाते हैं जैसे चावल, गेहूँ, मतलब कि
पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को जो हम सेवन करते हैं उससे हमें वृक्षांश की प्राप्ति होती है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो देखिए साबुत खाद्यान्न यानी कि हम लोग जो चना मूंग पानी में डालते हैं ना रात भर, फिर उसको निकाल करके खाते हैं, तो उसे हम लोग साबुत खाद्यान्न के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए इसका जो स्रोत है वो साबुत खाद्यान्न है, दाल है, आलू है, ताज़े फल हैं और सब्जियाँ हैं। ये सब किन चीज़ का स्रोत है? तो वृक्षांश के स्रोत हैं। और ये जो वृक्षांश होते हैं ना फ्रेंड्स, वो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन में आवश्यक अवयव है और ये हमारे शरीर में क्या कहते हैं, ये उसका आयतन बढ़ा देते हैं। और अगर ये नहीं होंगे तो हमें देखिए किन चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर वृक्षांश हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो हमारे शरीर में जो भोजन होता है जो कि कभी कभी नहीं पच पाता है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी कि आप सिंपली वर्ड में कह सकते हैं कि जो वृक्षांश होता है वो बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और इसकी जो प्राप्ति होती है वो मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके कौन कौन से स्रोत हैं, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे और आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो वृक्षांश है ये भले हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। और क्यों है? क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वच्छ करता है। और वो कैसे करता है? बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाल करके। अगर ऐसा नहीं होता है कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो हमारे शरीर में पच ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भोजन होते हैं जो कि हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता, और उस चीज़ को हमारे शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है? तो वृक्षांश मदद करता है। तो ये आप याद रखेंगे। वहीं अगर हम जल की बात करें तो देखिए भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग जो भोजन खाते हैं फ्रेंड्स, तो उसका जो पोषक होता है उसको अवशोषित कौन करता है? तो जल के द्वारा उसे अवशोषित किया जाता है। हम लोग जो भोजन खाते हैं उसी में तो पोषक तत्व पाया जाता है। ऐसा थोड़ी कि हम लोग स्पेशली प्रोटीन खाते हैं, हम लोग स्पेशली वसा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हम लोग भोजन खाते हैं और उसमें वो पोषक तत्व मौजूद होता है जो कि हमारे शरीर में कौन अवशोषित करके हमारे शरीर को प्रदान करता है? तो वो जल की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि अगर हमारे भोजन में जल उपस्थित नहीं होगा तो जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण नहीं कर पाएगा हमारा शरीर। तो आपको याद रखना है कि जल क्यों आवश्यक है। ये भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और ये क्या करता है फ्रेंड्स? साथ ही कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि हमारे शरीर में जो गैर जरूरी चीज़ें होती है उसे बाहर निकालने में भी जल हमारी सहायता करता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने समझ लिया कि जो वृक्षांश है और जो जल है उसकी हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है। तो अब हम ये जान लेते हैं संतुलित आहार के बारे में, जिसे कि हम लोग बैलेंस डाइट भी कहते हैं। तो देखिए संतुलित आहार क्या होता है? वैसा आहार जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल की मात्रा उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि वैसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, साथ ही पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल भी उपस्थित हो, तो वैसा भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आहार क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यानी कि हम भोजन क्यों खाते हैं? इसलिए तो खाते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके और हम अपने सारे क्रियाकलाप जो भी करते हैं वो अच्छे से कर पाएँ, हमारे शरीर की वृद्धि हो सके। तो हमें वैसा भोजन करना चाहिए जिसमें कि सभी प्रकार के भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हमें मिले और साथ ही पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल भी मिले। और जब हम ऐसा भोजन खाते हैं तो हम उस भोजन को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। और अगर आप आहार का मतलब नहीं समझते हो तो आप याद रखिए कि पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे हम लोग आहार कहते हैं। अब देखिए, अगर हम भोजन में वसा की मात्रा अधिक कर देते हैं, यानी कि हम अत्यधिक वसा की मात्रा का सेवन करते हैं, तो वो क्या कर देता है? हमारे शरीर को मोटा कर देता है और फिर हम मोटे हो जाते हैं। तो हम में से हर कोई फिट रहना चाहता है, ना कोई ज़्यादा दुबला पतला होना चाहता है और ना ही कोई ज़्यादा मोटा होना चाहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपने भोजन में वसा की मात्रा को संतुलित रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा वसा का सेवन नहीं करना है, वरना हम लोग मोटे हो जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं अभावजन्य रोग के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं?
और ये क्यों होता है? तो देखिए, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, यानी कि वैसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें कि सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो। और अगर हमारे शरीर में एक या उससे अधिक पोषक तत्वों का अभाव हुआ यानी कि कमी हुई, तो हमारे शरीर में रोग और विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी और हमारा वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो भी भोजन करें उससे हमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व मिलता रहे। अब देखिए, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी कि वैसे रोग जो कि लंबी अवधि तक पोषकों की कमी से हुआ है, यानी कि अगर किसी पोषक की कमी हमारे शरीर को लंबे अवधि तक है तो उससे जो रोग उत्पन्न हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभावजन्य रोग कहेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसी को तो हम लोग इंग्लिश में डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी बीमारी होगी, तो हम ये भी जान लेते हैं। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, यानी कि हम लोग प्रोटीन जो कि एक पोषक तत्व है उसका अपने शरीर को नहीं देते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हमें क्या हो जाएगा? हमारी जो वृद्धि होती है वो अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। साथ ही चेहरे पे सूजन हो जाएगा, हमारे जो बाल होंगे वो उड़ जाएंगे और त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि रोग हो जाएंगे। यानी कि हमें अगर प्रोटीन नहीं लिया है हमने अपने शरीर में तो हमें इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें संतुलित मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। और जब शरीर में पूरी तरीके से वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी तो क्या होगा? वैसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और इतना दुर्बल यानी कि इतना कमज़ोर होगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा सभी प्रकार के पोषक तत्व अपने शरीर में लें ताकि आपको अभावजन्य रोग ना हो। अब आपको एक टेबल पढ़ना है जिसमें कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है और वो टेबल आपको बिल्कुल अपनी जुबां पे याद होना चाहिए, यानी कि सोते समय भी अगर आपसे उस टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए उस टेबल को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वही टेबल लिया है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो विटामिन और खनिज होते हैं उनकी कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और जब रोग उत्पन्न होते हैं तो उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो देखिए, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें छिन्नता दृष्टिहीनता हो जाती है, यानी कि हमें देखने में दिक्कत होती है और इसे हम लोग इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं कि रात को कम दिखाई देता है। और इसका जो लक्षण है वो क्या होगा? कमज़ोर दृष्टि होगी अंधेरे में, यानी कि रात में कम दिखाई देगा और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। और अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो इस विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बीमारी होगी और इसका जो लक्षण है हमारी पेशियाँ दुर्बल हो जाएंगी और काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होगी। और अगर हम विटामिन C की बात करें तो देखिए, इससे जो रोग होगा उसे हम लोग स्कर्वी कहते हैं और जब हमें स्कर्वी रोग होती है तो हमारी मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। और अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और रिकेट्स होने पे क्या होता है कि हमारी जो अस्थियाँ यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं वो मुलायम हो जाती हैं और मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। वहीं अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम की कमी से जो अभावजन्य रोग होता है यानी कि जो बीमारी होती है वो अस्थियाँ और दंतक्षय होता है, यानी कि हमारी हड्डी और जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। वही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो लक्षण होगा इस बीमारी का, हड्डियाँ और जो दांत होंगे वो टूट के गिरने लगेंगे और जो हड्डियाँ होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है जिसको कि हम लोग इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं और इसमें क्या होता है कि गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता देखने को मिलती है। और अगर लोहे की कमी हो जाएगी यानी कि लौह तत्व की कमी होती है हमारे शरीर में तो अरक्तता बीमारी होती है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देख लिया कि कौन से विटामिन खनिज की कमी होने पर कौन सी बीमारी होती है और कौन से लक्षण होते हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।